हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीकली करंट अफेयर। और वीकली करंट अफेयर में हमारे पास रहेगा, लास्ट हमने पढ़ लिया था 17 टू 14। अब हमें पढ़ना है 14 के बाद जो भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। और जो हमारा प्रीलिम्स के सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे वो हमारा एसएससी सीजीएल का हो या फिर यूपी स्टेट का हो या फिर यू कैन से दैट अदर स्टेट का हो या यूपीएससी का हो, तो ये हमारा वीकली कंपाइलेशन होता है जिसमें पीआईबी के जिसमें हम लेते हैं। पीआईबी होगा हमारा, ठीक है, द हिंदू होगा और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस होगा। इन तीनों का कंपाइलेशन ये आता है जो वीकली होता है, और प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज में रहा है वो भी इसी कंपाइलेशन में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, सो देखते हैं क्या हमारा 14 के बाद इम्पोर्टेंट रहा। तो देखते हैं लूना 25, इसको लॉन्च किया किसने? रसिया, रॉसकॉस्मोस। यानी कि रॉसकॉस्मोस क्या है? रसिया की स्पेस एजेंसी है। तो लूना 25 को किसने किया? रसिया ने। और व्हाट इज ये है क्या? ये रसियन लूनर लैंडर मिशन है, लॉन्च्ड टू मेक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर साउथ पोल। देखिए, हम भी लूनर साउथ पोल पे जा रहे हैं और ये भी लूनर साउथ पोल पे जा रहे हैं। कौन? रसिया। अब क्या है, 23 अगस्त को हमारी लैंडिंग डेट है, सॉफ्ट लैंडिंग डेट 5:47 पे। और रसिया ने भी अपनी लैंडिंग डेट भी 23 अगस्त ही डिसाइड की है। और इसमें जो बात हमें समझने के लिए वो ये है कि ये नहीं है कि लूनर साउथ पोल पे इतनी ही स्पेस है कि एक ही कोई भी कंट्री की एजेंसी ही वहाँ पे अपने यू कैन से दैट जो भी अपने जैसे चंद्रयान 3 है या लूनर 25 को ही लैंड करा सकती है। नहीं, वहाँ पे बहुत सारी स्पेस है और इसको कमिटमेंट किया था रशिया ने। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ polar regolithic and study the plasma and dust components of the lunar polar exosphere। So इसका भी काम वही है जो अपना यू कैन से दैट चंद्रयान 3 का है। तो इसका भी वही ड्यूटी है जो अपनी ड्यूटी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि पीएमबीजेपी, ये क्या है? इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, उसके थ्रू उसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइडेड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस एट ऑल। इसकी भी ड्यूटी ये है कि भाई, एक आपने और सुनी होगी जन औषधि केंद्र। जो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई भी मेडिसिन अगर 50 रुपए की आती है किसी भी मेडिकल शॉप से लेते हैं, और वही मेडिसिन आपको मिल जाएगी आई थिंक 5 या 10 रुपीज की। तो इतना डिस्काउंट रहता है, और वो भी किसके लिए? जो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं उनके लिए। और इसी तरीके से एक और आई है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ द इंडिया यानी कि PMBI। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी, हम अब देखिए इसमें क्या है। ये वर्ड ऐसा है जिससे चाइना को ज्यादातर आपत्ति होती है। इसको हमने G20 के लोगों में यूज कर दिया तो चाइना को दिक्कत हो गई, और उसने ये बोल दिया कि भाई ये यूएन की लैंग्वेज नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से, है ना। तो यही है, उसी के रिगार्डिंग ये वाला न्यूज में आ गया। तो वसुदेव कुटुंबकम हमें पढ़ना है। एक्चुअली में ये फाइंड कहाँ हुआ है? महाउपनिषद में। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये इसकी फाउंडिंग कहाँ पर है? महाउपनिषद में। ठीक है, मतलब कहाँ मिलता है ये? मीन्स क्या है इसका? द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि पूरा संसार ही एक परिवार है। ये बात कहता है वसुदेव कुटुंबकम। फिर भी चाइना क्या है ना, इसको ऑब्जेक्शन रहता है हमसे, पता नहीं क्यों। रिसेंटली की बात करते हैं, चाइना रेज्ड ऑब्जेक्शन टू ओन यूज द वसुदेव कुटुंबकम इन G20 लोगो नॉन यूएन लैंग्वेज। तो देख रहे हैं आप, चाइना ने ऑब्जेक्शन को रेज किया, ठीक है, ऑन यूज द वसुधैव कुटुंबकम को हमने G20 लोगों में यूज किया इसलिए। और ये उसने बोला कि ये नॉन यूएन लैंग्वेज है, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। यूएन लैंग्वेज तो है कौन कौन सी, उनको देखते हैं। अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, खुद तो शामिल है, हमें शामिल नहीं होना चाहते, फ्रेंच, रसिया, स्पेनिश। तो ये हमारी कौन सी है? यूएन लैंग्वेज है। इनको आपको याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा ओनली पेयर 1 2 3 में, तो आपके पास 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विच इज अ यूएन लैंग्वेज और विच इज नॉट यूएन लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट के द्वारा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक्चुअली में क्या ये GEF है? क्या ये एक्चुअली में ग्लोबल इन्वायरमेंट को फैसिलिटी देने वाली चीज है, और उसको रियो अर्थ समिट में 1992 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में। ओके, नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेडिकेशन टू कंट्रोलिंग, ठीक है, कन्फ्रंटिंग, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक, क्लाइमेट चेंज
पॉल्यूशन, स्ट्रेस ऑन लैंड एंड ओशियन हेल्थ, ये सारी चीजें देखता है कौन, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। कॉमन सी बात है, ये सारी चीजें देख के ही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। आगे बात करते हैं सब टू 5 कनेक्शंस, जैसे सीबीडी है ना, उसके बाद ये और कौन से 5 कन्वेंशन में सर्व करता है, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनसीडी, मिनी माता कन्वेंशन जो कि मरकरी के लिए था, आपको पता होना चाहिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि पॉप के लिए था ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए था। उसके बाद मेंबर कितने हैं इसमें, 185। और ट्रस्टी, ट्रस्टी की बात करेंगे तो ट्रस्टी कहाँ से है, ये बेस्ट वर्ल्ड बैंक से। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। इसमें आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि ये रियो और समिट में ही आया था 1992 में, नॉट कंफ्यूज। और वाशिंगटन आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, ये हेडक्वार्टर है। और इसका क्या है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म देना, ठीक है। जैसे कि आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या पॉल्यूटेंट इज दैट ओके। अच्छा, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ जाते हैं 15 अगस्त पे। 15 अगस्त का हमारे पास क्या है, जो भी न्यूज में रहा, खबरों में रहा, उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है लिगोनेलिया बैक्टीरिया। लिगोनेला बैक्टीरिया एक्चुअली में ये फाउंड कहाँ होता है, नेचुरली इन फ्रेश वाटर लेक, रिवर एंड लेक्स एंड कैन ग्रो इनसाइड वाटर टैंक प्लम्बिंग सिस्टम्स। केजेस केजेस तो क्या है, फिर देखते हैं इसके केजेस क्या है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, और इन्हें भैया आते हट के बात करें, लंग इन्फेक्शंस कॉल्ड लिगोनियर्स डिजीज, इससे देखिए पोंटेटिव फीवर होगा, मिलर इलनेस होगी रिजेंबलिंग द फ्लू, और फ्लू भी होगा, ठीक है, फीवर भी होगा। उसके बाद देख रहे हैं न्यूमोनिया यानी कि लंग इन्फेक्शन, ये सारे किसके हैं, लिंगोना बैक्टीरिया के थ्रू हैं। तो आपको याद रखना है कि आपके लिए वर्ड्स दिया जाएगा कि लिंगोना, लिंगोनियला, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, कि एक्चुअली में ये है क्या, तो इट्स ए बैक्टीरिया, ठीक है, नॉट ए वायरस, नॉट ए प्रोटोजोआ, नॉट ए फंगस, इट्स ए बैक्टीरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज यानी कि NFIC, इसको लॉन्च किया था अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद नवर एडुकेट, व्हाट इज, ये है क्या, ये नेशनल लेवल कैंपेन है, इट इज ओपन टू ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, ये सभी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन है और नेशनल लेवल कैंपेन है, इतना आपको समझ लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, फिर हमें मिल जाता है एडजर्नमेंट सेंडाई, ठीक है। सेंडाई का मतलब आप ये समझिए, देखिए ये बड़ा बताना उसके बारे में, ज्यादातर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो इस वर्ड से इतनी अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि मुझे से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा परिचित होंगे। रीजन क्या है कि वहाँ आए दिन सेंडाई होती रहती है। सेंडाई का मतलब है कि आपको निश्चित ही नहीं है कि भाई कब स्कूल खुलेगा हमारा, कब यूनिवर्सिटी खुलेगी। जैसे मान लीजिए कोई केस हो गया, या मान लीजिए कोई स्टूडेंट मर गया, या फिर बहुत सारी कहानियां होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं, तब यूनिवर्सिटी सेंडाई होती है। तो सेंडाई में बहुत से स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए, उनको पता ही नहीं है कब यूनिवर्सिटी खुलेगी, फिर नोटिस जारी होता है, तब जाके वो कहीं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है कि आज यूनिवर्सिटी हमारी ओपन हो रही है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है ये हमारे पास वर्ड एडजर्न सेंडाइज, ठीक है। ये पॉलिटिकल वर्ड से, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग करता है अ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड्स, कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये टर्मिनेट कर देता है पार्लियामेंट की जो सिटिंग है, उसको क्या कर देता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड निश्चित नहीं है। द पावर ऑफ द एडजर्नमेंट सेंडाई लाइज विद इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, उसको कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, यू कैन से दैट उनके पास इसकी पावर होती है। अच्छा, फिर देखेंगे यहाँ पे पीओ मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कैन आल्सो कॉल ए सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। यानी कि अगर वो चाहें तो इस हाउस की सिटिंग को बुला सकते हैं एनी टाइम आफ्टर हाउस हैज बीन एडजर्नमेंट सेंडाइज, यानी कि जब एडजर्नमेंट सेंडाई हुई है उसके बाद वो किसी भी टाइम इसको बुला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिंगोनेला बैक्टीरिया है क्या, ठीक है। ये एक्चुअली में, उसके बाद फिर हमारा नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज क्या है, एडजर्नमेंट सेंडाई क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर हमारे पास क्या है। अब हमारे पास है पिंक बुलवॉर्म्स, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम पहले आपको देखना है, इसका नाम क्या है, पिक्टिनोफेरा सोसिपेलिया, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इट इज अ ग्रो नियरली ऑल द कॉटन ग्रोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी जहां पर कॉटन ग्रोइंग होती है वहां पर ये, अब सीधी सी बात है, वुल वॉर्म, थोड़ा सेंस लग रहा होगा आपका कि वुल वॉर्म जो है ना वो आपका कॉटन से रिलेटेड है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, ये डैमेज करती है ऑफ द फाइबर टू द ऑफ द कॉटन, तो यानी कि डैमेज द फाइबर ऑफ द कॉटन, तो कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनको क्या करती है, डैमेज करती है, क्या, पिंक बॉल वॉर्म्स, आपको इतना समझ लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं असम राइफल, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी मैं बताऊं आपको ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, रीजन क्या था, आप एक बार गूगल कर लेंगे तो, और आप इसको एक बार और देख लेंगे।
असम राइफल्स न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि कुकी समुदाय के कई ऐसी लोग थे, यानी कि यू कैन से दैट जो सोशल एंटी एलिमेंट थे, उनको इन्होंने कैंप में जगह दी, और कैंप में जगह देने के बाद ही सेंट्रल ने ये अनाउंसमेंट किया कि असम राइफल्स अगर कुछ इसके पहली बात तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है। ये था कि भाई अगर कोई भी आपको पुलिस एक्शन लेना है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज ओल्डेस्ट सी CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन इंडिया, क्लियर है। इट हैज ए डुअल कंट्रोल, कौन इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, इज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि अमित शाह, ठीक है, एंड ऑपरेशनल कंट्रोल बाय द इंडियन आर्मी। तो ऑपरेशनल कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, इंडियन आर्मी, और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करूंगा तो कौन कर रहा है, होम मिनिस्टर, इतना समझ लेना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सॉरी नॉट ए होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और ऑपरेशनल की बात करेंगे तो कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, इंडियन आर्मी। इट इज ए गार्ड द इंडो म्यांमार बॉर्डर्स, ठीक है। ये क्या है इसको, ये कहाँ पे गार्ड किए जाते हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, ओके। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमारे पास क्या है, अब आ जाते हैं 16 अगस्त को। 16 अगस्त को हमारे पास खबरों में क्या रहा उसको देखेंगे। हमारे पास न्यूज है यहाँ पे, ग्राफीन एरोडा प्रोग्राम, एक्चुअली में इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यू कैन सी दैट मैजी। व्हाट इज, ये है क्या, it will fill all the gap between the research and development and commercializations। तो commercializations और research and development के बीच में जो भी गैप है उसको फिल करने का काम करेगा ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम्स, ठीक है। ये क्या हुआ, इट विल नर्चर द इमर्जिंग ग्राफीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा, इट विल नर्चर द इमर्जिंग ग्राफीन, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात करेगा। अ हेल्प की बात करेंगे, अ हेल्प क्या है, अ accredited agent for the health and extensions of livestock productions, इसकी फुल फॉर्म है, देख लेंगे आप एक बार, जो वनडे एग्जाम है उसमें तो एक बार पूछी जा सकती है कि अ हेल्प की फुल फॉर्म क्या है। accredited agent for health and extensions of the livestock productions, इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। इनिशिएटिव किसके अंडर में, ये है पशुधन जागृति अभियान अंडर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। उसके बाद एम क्या है इसका, एम्पावर करना वुमेन्स को, ठीक, क्लियर आता। तो हेल्प समझ लेंगे, ये है क्या भैया, ये जो है ना एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट के थ्रू उसको लॉन्च किया गया, और इसकी जो इनिशिएटिव है ये पशुधन जागृति अभियान के अंतर्गत इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करता है, और इनको एम्पावर करता है किसको, वुमेन्स को, लाइव स्टॉक के फील्ड में वो भी अच्छी तरीके से वर्क करें। अच्छा नेक्स्ट फिर देखते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा न्यूज में रहे अभी 15 इंडिपेंडेंस डे पे। तो देखेंगे इनके पहले अरेंज वाइज आप देख लेंगे। फर्स्ट पहले वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में तो 3 होते हैं, परमवीर, महावीर, वीर। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये किस में आ जाते हैं, ये आपके आते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में कौन होते हैं, अशोका चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये 3 आपके किस में आ जाते हैं पीस टाइम में। तो पहले आपके लिए क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पे शक है ना, जिनको शांति चाहिए तो उनको थोड़ा सा शक होता है कि भाई ये चीज गड़बड़ तो नहीं है, ये चीज वैसी तो नहीं है, गलत तो नहीं है, तो शक से निकाल लेंगे आप शांति चाहिए, ठीक है। बस बाद बाकी आपको इसमें बात 3 निकाल लिया आपने, जो बचेंगे वो आपके वर्ड टाइम में चले जाएंगे। तो क्लियर है, S4 आपका क्या हो जाएगा, शौर्य चक्र, और A4 आपका अशोका चक्र, और K4 आपका क्या हो जाएगा, कीर्ति चक्र, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। अच्छा अब आप बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की, हम देखते हैं क्या है। गैलेंट्री अवार्ड आर अनाउंस ट्विस्ट इन ईयर, ये साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं। फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, सेकंड ऑन द ओकेजन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि पहले जो किए जाते हैं वो रिपब्लिक डे पे, और दूसरे को किए जाते हैं वो आपके इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स नेमली द परमवीर चक्र, अभी हमने पढ़े थे वॉर टाइम में, ये महावीर चक्र अभी हमने पढ़ा था, वीर चक्र वर इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 1950 इनको इंस्टीट्यूट किया गया था फ्रॉम दी 1947, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3 वर इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4, ठीक है, जनवरी 1952 को, और इनको रीनेम किया गया किस नाम पे, अशोका चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के नाम पे रेस्पेक्टिवली। तो मैं आपको बता दूं जिसको आप पीस टाइम अवार्ड कह रहे थे,
ये पहले थे अशोका चक्र 1, अशोका चक्र 2, अशोका चक्र 3। तो आप चेन से निकालेंगे, जो हमारे पास ये था कि यहाँ पे हो जाएगा अशोका चक्र 1, अशोका चक्र 2, अशोका चक्र 3। तो इन दो के नाम चेंज हो गए, कीर्ति और सौर चक्र। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 17 अगस्त को क्या इंपोर्टेंट रहा 2023 में। तो फैट्स में देखते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स फाउंड कहाँ होते हैं? नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल सोर्स में ये फाउंड हो गए। और नेचुरल ट्रांस फैट की बात करेंगे तो सेफ इन मॉडर्नाइजेशन। बस सीधी सी बात है, नेचुरल ट्रांस फैट है तो वो मॉडर्नाइजेशन उससे सेफ है। बट आर्टिफिशियल ट्रांस फैट की बात करेंगे तो लीड टू हेल्थ इशू, ठीक है। और नेचुरल ट्रांस फैट की बात करेंगे, कम रिमिनेंट्स यानी काउ एंड शिप से ही आते हैं। इतना आपको समझ लेना है। क्या भाई, नेचुरल ट्रांस फैट आएगा कहाँ से? काउ एंड शिप से। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट की बात करेंगे, ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स। इसके रिजल्ट में क्या निकलता है? पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, पीएचओ, रूम टेम्परेचर, सॉलिड फॉर्म्स, ठीक है। और रिप्लेस की बात करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है, रिप्लेस स्ट्रेटेजी। इसको लॉन्च किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और उसका एम क्या है? विच इज स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड। यानी ट्रांस फैटी एसिड को अगर हमें रिमूव करना है तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कंज्यूमर वेलफेयर कोर्स फंड्स यानी कि CWF। इसका एम क्या है? इसका एम है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एंड एडवोकेट करना किसको? वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया एंड क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथन कंज्यूमर मूवमेंट इन द कंट्री। यानी कुल मिला के ये है कि इसकी ड्यूटी ये है कि प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एडवोकेट करना वेलफेयर, यानी कि कंज्यूमर के वेलफेयर। वेलफेयर यू कैन सी दैट उसके अब कुछ भी उसे नुकसान ना हो। क्रिएट कंज्यूमर और उनके बीच में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, और कंज्यूमर जो मूवमेंट है उसको क्या करना? स्ट्रेंथन करना। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर एंड अवेयरनेस। और अंडर किसके है? अंडर है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 के अंडर। तो सॉरी थोड़ा सा अगर ये क्लियर ना हो, बात बाकी तो सारे क्लियर है हमारे पास। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास। अमेंडमेंट टू CGST एंड IGST, ठीक है। तो बोथ हाउस passes the two amendment bill, कौन से? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है? रिकमेंडेड किया भैया लगभग 28% जीएसटी है वो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो एंड हॉर्स रेसिंग पे लगनी चाहिए। अच्छा, अब 28% जो जीएसटी लग रही है ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पे, ये अप्लाई कैसे होगी? अगर आप सबसे पहली बात ये है कि ये अप्लाई तब होगी जब आपने इनिशियली अमाउंट पे किया, माने एंट्री टाइम पे आपने कोई भी अमाउंट पे कर दिया, तब ही ये 28% लगेगी। अब आप ये नहीं हो सकता कि आपने मान लीजिए हर वेट लगाई तो एवरी वेट पे 28% आपको जीएसटी देनी है, ना ना ना। फर्स्ट एंट्री टाइम पे है ना जीएसटी लगेगी। अच्छा, ये कवर क्या करेगी? ये कवर दी बोथ स्किल्स एंड चांस, ये दोनों चीजों को क्या करेगी? कवर करेगी। तो अब तक हमारे समझ में आ गया कि CGST और IGST है क्या। तो बोथ हाउस पासेस दी टू अमेंडमेंट बिल, CGST एंड IGST, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा आपका पेयर वाइज हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए मैंने इसको पेयर वाइज लिखने की पूरी पूरी कोशिश की है। वेयर बट यहाँ पे मैं क्या लिखता था? बॉडी लिखता था, पर मैं बॉडी ना लिख के यहाँ पे आपका इस तरीके से लिखा हूँ। तो देखते हैं क्या। द इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC 1860, इसको बोला गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 यानी CRPC 1898, इसको बोला गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। उसके बाद देखते हैं तीसरे पे हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि IEA, इसको अब बोला जाएगा भारतीय साक्ष्य, ठीक है। तो आपको समझ क्या लेना है इनकी, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि कौन सी चीज चेंज हो गई, क्या बनी है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन पीनल कोड जो 1860 है वो आपका भारतीय न्याय संहिता BNS बन जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन जाएगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आपका भारतीय साक्ष्य बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको एक बार पेयरिंग में जरूर याद रखने हैं। और थोड़ा सा मैं आपको याद कराने के लिए अगर बताना चाहूँ तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी नागरिक की बात होती है ना, अब भाई वही तो क्रिमिनल होगा, है ना। क्रिमिनल अब कोई पेड़ तो होगा नहीं क्रिमिनल, और ना ही कोई कोई ऑब्जेक्ट होगा, नागरिक ही क्रिमिनल होगा। तो इस सेंस से आप निकाल सकते हैं, बस हो गया। बाद बाकी तो आपको आती है। एविडेंस है तो साक्ष्य की बात करेगा, एविडेंस साक्ष्य हिंदी बोर्ड है। और IPC तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये न्याय की बात करती है, बस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम 18 अगस्त को हमारे पास क्या इंपोर्टेंट रहा। उद्गम पोर्टल आपने मैंने पढ़ाया था आपको, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन पोर्टल्स। उद्गम पोर्टल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और लगभग आप 10 साल से उस बैंक में गए नहीं,
और आपने क्लेम ही नहीं किया उस डिपॉजिट पे कि भाई ये मेरा पैसा है और मेरे को वापस कर दो। और फिर मान लीजिए आपका एक अकाउंट फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर में है, वहाँ भी आप नहीं गए। एक आपका जो है लक्ष्मी नगर में है अकाउंट, उसके बाद एक अकाउंट आपका नोएडा गाजियाबाद में है। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल बैंकों में अकाउंट है और आपने जो मनी आपका किसी में मान लीजिए 2000 रुपीज जमा है, किसी में 1000 जमा है, किसी में आपका 100 रुपीज जमा है। अब आपको ये पैसा ना अपना निकालना है भाई कि मैं मेरे को ये सारे अकाउंट बंद करने हैं और मेरे को ये पैसे चाहिए। तो मल्टीपल जो बैंक है और मल्टीपल अकाउंट्स है आपके, तो उनको जो अनक्लेम अकाउंट है उनको आप निकालेंगे, है ना। तो वही दिया है, उसको लॉन्च किया आरबीआई ने। इट विल इनेबल बैंक कस्टमर टू फाइंड द अनक्लेम डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक इन वन प्लेसेस। समझ रहे हैं ना, एक प्लेसेस पे आपको क्या मिल जाएगा, मल्टीपल डिपॉजिट मिल जाएंगे जो आपके अनक्लेम है। अनक्लेम डिपॉजिट क्या है, बैलेंस इन सेविंग एंड करंट अकाउंट में होगा, ठीक है, और दैट आर नॉट ऑपरेट फॉर द 10 ईयर, जिसको आप लगभग 10 साल से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किया था सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि सीडब्ल्यूसी ने, और ये प्रोवाइड क्या करता है, रियल टाइम फ्लड सिचुएशंस इन द कंट्री एंड फ्लड फोरकास्ट टू द पब्लिक। और ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम फ्लड सिचुएशंस इन द कंट्री में एंड फ्लड फोरकास्ट टू द पब्लिक। तो समझ रहे हैं ना, फ्लड का मतलब है बाढ़, बाढ़ को देख रहे हैं हम, है ना। तो बाढ़ वॉच मोबाइल एप्लीकेशन उसको सीडब्ल्यूसी लेके आ रहा है। अच्छा, स्टेट वाइज बेसिन वाइज फ्लड फोरकास्ट है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है गगना चुक्की वाटरफॉल्स। ये एक्चुअली में मिलेगा आपको कर्नाटक में। सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन याद रखनी है, और ये फॉर्म होता है रिवर कावेरी के द्वारा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लोकेशन क्या है इसकी, कि भाई लोकेशन की मैं बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। गगना चुक्की वाटरफॉल्स है, इसकी लोकेशन की बात करूंगा तो ये आपको कर्नाटका में देख लेना। और ये फॉर्म कैसे होता है, रिवर कावेरी के द्वारा, ठीक, रिवर कावेरी के द्वारा। अच्छा, शेप्ड की बात करेंगे, ये किसकी तरह है, हॉर्स टेल यानी घोड़े की पूंछ है उसकी तरह है, एंड हाइट है इसकी 90 मीटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास गगना चुक्की वाटरफॉल दिख रही है, कहाँ पर है हमारे पास, कर्नाटका में। हमारे पास क्या है, यहाँ पे है एमियोट्रोफिक लेटरल सेलोसिस। ये एक्चुअली में डिजीज है, पहले तो आपको इतना क्लियर करना है भैया ये है क्या, ये आइटम है जो ना, ये डिजीज है, ठीक है। अब डिजीज है किसमें, व्हाट इज, ये क्या है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, और स्पेशल नर्व सेल कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइन आर अफेक्टेड। इससे क्या होता है, इससे स्पेशल नर्व का जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और ब्रेन है ना, और ये स्पाइन है, वो सब अफेक्टेड होते हैं। बट ये अभी तक क्यूरेबल नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है हमारे पास। एमियोट्रोफिक लेटरल सेलोसिस, मोटर न्यूरॉन जैसे कंट्रोल एंड इंडिविजुअल्स वॉलंटरी फंक्शंस लाइक वॉकिंग, च्यूइंग, टॉकिंग। ये सारे काम जैसे हमें वॉक करना, च्यू चबाना या टॉक करना, ये सब मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगी कौन सी, एमियोट्रोपिक लेटरल सेलोसिस, और ये अभी क्यूरेबल नहीं है। तो समझ रहे हैं ना क्या है हमारे पास। आगे देखते हैं फिर हम, तो कॉमन से आपका क्लियर होगा कौन सी डिजीज है, याद रखना है आपको। विद्यागिरी एक्चुअली में 6 शिप प्रोजेक्ट है किसका, 17A का, और फॉर द इसको किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए, नेम्ड आफ्टर माउंटेन रेंज इन कर्नाटका, ठीक है। और उसको बिल्ड किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड ने, ठीक है। और वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी मिलती है फिर हमें, कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और ये इंडिपेंडेंस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या ये इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। जेनेसिस की बात करेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, स्टेबलाइज 1952 में एज द कस्टम्स कोऑपरेटिव काउंसिल, ओके। और ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ द कस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ये क्या करेगा, एनहांस यानी कि चीजें बढ़ाएगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी किसकी, कस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव की, ठीक है। मेंबर कितने हैं इसमें, 185 इंडिया मेंबर है, यस। तो अब तक इंडिया हमने जितनी बॉडी पढ़ी सब में इंडिया है, सिर्फ यूएनसीई में इंडिया मेंबर नहीं है, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास है थोड़ा सा ये क्लियर नहीं आया है, फोटो देखते हैं क्या है। तो 19 अगस्त ये है हमारे पास सुलीना चैनल्स, ठीक है, चैनल्स। तो व्हाट इज, ये क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ड्यूना रिवर के पास है ये, और ड्यूना रिवर प्ले ए क्रूशियल रोल इन ए न्यू ट्रेड कनेक्टिविटी मेजर यूक्रेन, अभी पोर्ट इन द ब्लैक सी विद इन रोमानिया बॉर्डर। तो सबसे पहले आपको ये समझना, सुलीना चैनल्स जो है ना वो रोमानिया बॉर्डर में पड़ता है, और यूक्रेन और ब्लैक सी के बिटवीन में जो भी यू कैन से दैट आपकी, तो रशिया और यूक्रेन में जो भी ग्रेन को लेकर विवाद था उसका सॉल्यूशन इनको मिल गया, क्या, डेनू रिवर्स, ठीक है। अब डेनू रिवर की बात करेंगे, इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप आफ्टर वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर कहाँ पर है, रशिया, रशिया में, ठीक है। और डेनू रिवर आती है, ये यूरोप में सेकंड नंबर पे आती है। चिले, चिलिया, सुरीना एंड सेंट जॉर्ज और मेजर चैनल्स डेनूब डेल्टा के, ठीक है। उसके बाद हमें आता है मट्टी बनाना, ये क्या है, बेबी बनाना बोला जाता है इसको, फाउंड कहाँ हुआ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में।
तो सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखनी है कि मट्टी बनाना है ना, इसकी लोकेशन जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। लो, ये क्या है, लो टोटल सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट है, ठीक है। ये क्या है, लो टोटल सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट है, और रिकमेंडेड इट इज ए बेबी फूड्स, ये बेबी फूड्स रिकमेंडेड है। उसके बाद मिल जाता है हमें अग्निबाण, सब ऑर्बिटल्स,